चलिए भाई, आई थिंक सब लोग आ रहे होंगे, फटाफट आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सबसे पहले हमारी क्लास का हमेशा का जो उसूल है, आज भी वो उसूल हम पहले फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। लास्ट क्लास का रिवीजन करने के बाद ठीक है, हम फिर आगे बढ़ेंगे। जो जो डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं लास्ट क्लास के, आप वो डाउट सेशन वगैरह में तो मेरे से पूछ ही लेते हो, ठीक है। कुछ मैं जो आपको डाउट्स आते हैं, देखो फर्स्ट 2 डेज अभी हुए हैं, ठीक है, 2 क्लासेस हुई है, तो 2 क्लासेस हुई है तो ये टाइम पे ना कुछ लोग अपना माइंड मैप बना लेते हैं कि यार मेरे को ना इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है, मेरे को ना इकोनॉमिक्स से डर लगता, इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे इजी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। हाँ, थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स है, और क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा ही टेक्निकल है, ठीक है, ऐसा है। अब फर्स्ट चैप्टर थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है तो क्या हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तुम्हारा भाई तुम्हारे को सारी चीज़ें लाइन से याद करवा के दे देगा, सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठा के छोड़ेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ये बात की, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी रखना ज़रूरी है यार मेरे बच्चा। एकदम तुम बोलोगे कि सर मेरे को फर्स्ट डे पे सब कुछ आ जाए, सब आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। इससे ज़्यादा धीरे भी मैं मतलब बहुत धीरे चल रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पे हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। देखो 2 टाइप के बच्चे रहते हैं, एक तो बहुत घबरा जाते हैं और एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मतलब एक अंडर कॉन्फिडेंट वाले और एक ओवर कॉन्फिडेंस वाले। ओवर वाले वो लोग जो लोग 11th-12th में पढ़ के आए हैं, तो उनको लगता है हमको तो सब आता है। ये दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, अंडर वाले कॉन्फिडेंस लेवल की तरफ जाओ, ओवर वाले थोड़ा सा नीचे आ जाओ। उसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे एमसीक्यू है और यहाँ पे बहुत डेप्थ नॉलेज इकोनॉमिक्स का हम लोगों को लेना है। मैंने 2 क्लासेस में जो इकोनॉमिक्स का आपको मतलब समझाया, जो पर्पस इकोनॉमिक्स का आपको मैंने समझाया, वो पर्पस आपने मेरे हिसाब से तो 11th-12th लास्ट 2 साल की क्लासेस में शायद तक नहीं ही पढ़ा होगा, मेरा जितना नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हो आप लोग, आपका इंटेंशन वहाँ पे ये रहता है कि मेरे को एग्ज़ाम पास करा दे भाई। यहाँ पे हमारा इंटेंशन है कि हम प्रोफेशनल बन रहे हैं, और प्रोफेशनल बनने का मतलब होता है मेरे बच्चा कि हम हर चीज़ का डेप्थ नॉलेज ले, हम उस फील्ड के क्या बने, एक्सपर्ट बने, क्योंकि हमको इन चीज़ों से आगे क्या कमाना है, पैसा कमाना है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में भी। खैर पहले रिविजन करेंगे कल का। सबसे पहले कल हमने बात कर रहे थे, यहाँ से चालू कर रहे थे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता क्या है, ठीक है। तो हमने बोले थे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के मीनिंग में बात होती है कि व्हेनेवर आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है तो उन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में से एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव चॉइस करके निकालना, एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव ढूंढ के निकालना। मेरे पास 1 2 3 4 इतने सारे ऑप्शंस है, इनमें से एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव मेरे को ढूंढ के निकालना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, डिसीजन मेकिंग। दैट दो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दैट इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमको एक अप्रोप्रिएट ऐसा ऑल्टरनेटिव जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हमारे स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको सेटिस्फाई करे, वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ के हमको निकालना है, ठीक है। दूसरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते थे, तो डिसीजन मेकिंग की बात में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए, तब तो हम चूज करेंगे ना। अगर ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है तो आप चूज कहां से करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हमको क्या अवेलेबल होना चाहिए, ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए। इफ देयर इज ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर डिसीजन मेकिंग की बात ही नहीं आती है। आपको एक ही वो ऑप्शन के साथ क्या करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग का कोई काम नहीं होता है। उसके बाद में हमने इकोनॉमिक्स में बात कर रहे थे कि इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड। तो बहुत बच्चों को रिसोर्सेज को लेकर कई बार डाउट होता है कि व्हाट इज मीन बाय रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक्स। तो रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक्स सिंपली मीन्स दिस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमको प्रोडक्शन करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। दिस 4 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक्स, एंड दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड जहां पे आपका फैक्ट्री, आपका प्रोडक्शन यूनिट सिचुएटेड होगा, लेबर जो आपका प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे, जो आपका प्रोडक्शन करेंगे, कैपिटल दैट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग जो आप खड़ी करोगे, दैट आपका जो पैसा आप लगा रहे हो, दैट इज ऑल कॉल्ड एज कैपिटल। एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट वो पर्सन जो ये तीनों को क्या करेगा, एक साथ लेके आएगा। अब
इसी इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, इन्हीं चीजों को हमारी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बोला जाता है। तो दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड के ऊपर जो खर्चा हमको लगता है उसको कहा जाता है रेंट। लैंड के ऊपर जो खर्चा हमको लगता है उसको कहा जाता है रेंट। क्या कहा जाता है, रेंट। लेबर के ऊपर जो हमको खर्चा लगता है उसको कहा जाता है वेजेस। कैपिटल के ऊपर जो हमको खर्चा लगता है, पैसा लगता है, कैपिटल के ऊपर जो हमको खर्चा लगता है उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर ये सब मगजमारी ये सब क्यों करता है, तो फॉर अर्निंग दी प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर ये सारी चीजें करता है। तो ये जो कॉस्ट, ये जो खर्चे लगते हैं, दिस कॉस्ट, दिस खर्चे, ठीक है, दिस कॉस्ट, दिस खर्चे इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर्स के ऊपर लगने वाली कॉस्ट, फैक्टर्स मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। दैट इज रेंट, लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के ऊपर प्रॉफिट। क्लियर, ये हमने कंप्लीट करे थे कल। हमारा काम है भाई डिसीजन मेकिंग में कि हम एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव को चुन के निकाले और रिजेक्ट कर दे किसको, लेस एफिशिएंट वन को। ये तो हमको मालूम ही है भाई। फिर उसके अंदर हमने देखे थे कि हमको एक बिजनेस फर्म्स को दो टाइप के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वन इज स्ट्रेटेजिक और दूसरे होते हैं टैक्टिकल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशनल। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में कल भी ये डाउट आ रहा था कि सर व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस एक फर्म को, जो इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में, इकोनॉमिकल थ्योरीज के कंटेक्स्ट में जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो कौन कौन से टाइप के डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजंस के एग्जांपल क्या है। बेसिकली ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स है जो एक फर्म, बिजनेस फर्म इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी कौन से डिसीजंस लेती है। तो फर्स्ट डिसीजन इज शट डाउन और कंटिन्यू, वेदर द फर्म शुड कंटिन्यू हिज बिजनेस और क्लोज डाउन। शट डाउन का मतलब होता है क्लोज डाउन द बिजनेस। दूसरा डिसीजन आता है न्यू प्रोडक्ट का, वेदर टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट और नॉट। इफ वी आर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट एट व्हाट टाइम हमको वो लॉन्च करना चाहिए, एट व्हाट प्राइस हमको वो लॉन्च करना चाहिए, व्हेन टू लॉन्च, एट व्हाट प्राइस टू लॉन्च, एंड आउटपुट लेवल सिंपली मीन्स कितना प्रोडक्शन हम उसका करें, कितना हमारा आउटपुट मतलब कितना हम फिनिश गुड्स बनाएं। ठीक है, ऑप्टिमम आउटपुट लेवल होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट लेवल। ऑप्टिमम कितना, ना हम ज्यादा बना सकते हैं ना हम कम बना सकते हैं। हमने कल ही डिस्कस करे थे, ज्यादा बनाएंगे तो नुकसान होगा, कम बनाएंगे तो नुकसान होगा। ठीक है, तो कम बनाएंगे तो अपॉर्चुनिटी का नुकसान होगा, ज्यादा बनाएंगे तो हमको रखने का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों भी बेस्ट नहीं है, तो दोनों के बीच का एक ऑप्टिमम लेवल चूज करके आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट आता है कि नेक्स्ट डिसीजन आता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। तो हमने बोला था कि अगर आप इंडिया या चाइना में रहते हैं और इंडिया या चाइना में प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं तो यू शुड यूज लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे लेबर क्या है, चीप है। बट अगर आप यूएस या ऐसे कोई बड़े देश में रहते हैं जहाँ पे लेबर चीप नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहाँ पे लेबर चीप नहीं रहेगा, लेबर महंगा रहेगा, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव सस्ते रहेंगे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री। समझ में आई बात, जहां पे आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो रहा था प्रोक्योरमेंट का। अब प्रोक्योरमेंट बोले तो एट व्हाट प्राइस टू पे फॉर सच प्रोडक्शन, मतलब फॉर सच परचेसेस, जो हमको इनपुट्स लेके आना है वो कौन सी कितनी प्राइस में खरीद के लेके आए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोक्योरमेंट। मेक और बाय, मेक और बाय मतलब मैं बना लूँ अपने जो मेरे को इनपुट्स लग रहे हैं, रॉ मटेरियल लग रहा है वो मैं बना लूँ या मैं खरीद के ले आऊँ। ये डिसीजन लेना भी हम कहाँ पे सीखते हैं, इकोनॉमिक्स में। अच्छा, शॉर्ट रन में मैंने क्या करना चाहिए, मेक और बाय करना चाहिए, या मैंने लॉन्ग रन में मेक और बाय करना चाहिए। लॉन्ग रन का सिंपल मतलब होता है कि हमारे पास एक एम्पल टाइम है, उसके अंदर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है हमारे पास एम्पल टाइम नहीं है, तो हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स उसमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करें, सेगमेंट एडवर्टाइजमेंट करें, कोई स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट करें, कौन सा एडवर्टाइजिंग चैनल चूज करें, फेसबुक के थ्रू करें, इंस्टाग्राम के थ्रू करें, यूट्यूब के थ्रू करें, पेपर में ऐड छपाए, ब्राउचर छपाए, क्या करें, ये क्वेश्चन। अच्छा, डेप्ट और फाइनेंस का क्वेश्चन भी अराइज होता है कि डेप्ट कितना रखे, इक्विटी कितना रखे, डेप्ट ज्यादा रखे या इक्विटी ज्यादा रखे। ठीक है, डेप्ट ज्यादा रखेंगे तो अच्छा है, या इक्विटी मतलब खुद का ओन फंड ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। या एक काम करते हैं, हम कर्जा लेते ही नहीं, डेप्ट मतलब लोन लेना, कर्जा लेना, वो लेते ही नहीं, हम पूरा का पूरा खुद का ही पैसा लगाते हैं, तो क्या ये बेनिफिशियल है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं यहाँ पे इन सबका आंसर दे रहा हूं।
These are the type of decision जो हमको आगे के चैप्टर में इन डिसीजंस को किस तरीके से लिया जाए, इन डिसीजंस के आंसर किस तरीके से ढूंढे जाए, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पे कोई हम ये 9 क्वेश्चन के आंसर नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये क्वेश्चन हम रेस कर रहे हैं हमारे माइंड में बिफोर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक्स, ताकि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़े तो हमारे को पता रहे कि ये सारे क्वेश्चन जनरली एक बिजनेसमैन को एट दी टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन इन बिजनेस आते हैं। तो हम इसके क्या ढूंढ पाए? और आंसर्स ढूंढ पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट इज रिस्क। कितना रिस्क लेना चाहिए, हाउ टू हैंडल द रिस्क, अनसर्टेनिटीज कितनी है बिजनेस के अंदर, रनिंग द बिजनेस, वो सारी चीजें। अब हमको मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स है इस टाइप के डिसीजंस लेना, बिकॉज ये जो फर्म है वो हाईली कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इन्वायरमेंट में क्या कर रही है, काम कर रही है। हाईली कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि आजकल टेक्नोलॉजी हो गई या बाकी चीजें हो गई, वो बहुत ज्यादा फास्टली क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो उसी को बोला जाता है कि फ्लेक्सिबल और डायनामिक इन्वायरमेंट है, कि हर चीज बहुत फास्टली क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Hence, decision making are the management equipped with the proper methodology and appropriate analytical tools and technique. Proper methodology और appropriate technical tools जो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बिजनेस इकोनॉमिक इज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। कल ही हमने डेफिनेशन पढ़े थे जो फाउंडर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, हमने कल स्टार्ट करे थे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन लेके फिर आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हुई थी, ठीक है, क्योंकि हमको क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान से सुन लो, हमको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्पेसिफिक चीज पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, उसको स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको कल एक चीज लिखा के दी थी कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ओक्यो और नॉमिस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड रूल्स भी बोल सकते हैं आप उसको, हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, चलेगा। हाउस होल्ड रूल्स भी बोल सकते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड है, एक छोटा सा मैंने आपको एडिशनल चीज लिखा के दी थी ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट, ये हम रिविजन कर रहे हैं, हम तब से रिविजन कर रहे हैं, है ना। हाँ, पढ़ा भी चालू नहीं करे सर, इतनी लंबी रिवीजन मैंने बोला ना, लास्ट क्लास में जितना पढ़े थे वो सबको पढ़ना, रिवाइज करना। देखो, इको कैसे पढ़ना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं, वो ऐसे ही पढ़े जाते हैं। इफ आप मल्टीपल टाइम रिविजन्स करते चलोगे तो हर चीज आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगर आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दोगे, इस इंटेंशंस पे ध्यान दोगे कि मेरा ये चैप्टर खत्म होना चाहिए, मेरा ये चीज पहले खत्म होना चाहिए, तो कभी जिंदगी में आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। सो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका भी यही है। और जब मैं रिवाइज करवाता हूँ ना, तो सेम तरीके पे आप घर पे जाके भी उसको रिवाइज करा करो। यानी आफ्टर इकोनॉमिक्स की क्लास एटलीस्ट 15 मिनट्स आप इकोनॉमिक्स के ऊपर स्पेंड करो। सी मिनिमम 15 मिनट, 10 to 15 मिनट्स मिनिमम, ठीक है। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो अगर मैंने किसी दिन ज़्यादा पढ़ा दिया है तो जैसे मैं रिवाइज करा रहा हूँ ना, वैसे रिवीजन करो। रिवीजन करने का मतलब होता है ऐसे नहीं एक लाइन पढ़ते चलो। रिवीजन करने का मतलब होता है कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड मेरे को क्या क्या बातें पता है, वो जस्ट मैं अपने माइंड में एक बार रिकॉल करो कि व्हाट इज मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ डिसीजन कौन कौन से होते हैं, शटडाउन का मतलब, शटडाउन और ये डिसीजन है वो है। इस तरीके से हम हमारे माइंड में क्या करें, रिवीजन करें, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आना चालू होंगी और मज़ा भी आएगा, ठीक है। और क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा है, टेक्निकल बातें ज़्यादा है इसके अंदर, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर टेक्निकल ज़्यादा है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा है। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई है करा के देगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हम रिवाइज करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। बोले बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो इकोनॉमिक एनालिसिस को, इकोनॉमिक टूल्स को, इकोनॉमिक्स मेथोडोलॉजीज को, ठीक है, क्या करता है, यूज करता है जब भी वो कोई पॉलिसी क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। तो इकोनॉमिकल चीजें, इकोनॉमिक्स में जो बातें बोली हुई है, इकोनॉमिक एनालिसिस को वो क्या करता है, बिजनेस पॉलिसी फॉर्म करने में यूज करता है। एंड टू मेक की बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्केयर रिसोर्सेस, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके कि अपने जो स्केयर रिसोर्सेस है बिजनेस की, वो स्केयर रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, वो यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके। ये किसने डेफिनेशन दी थी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जोएल डीन ने। किसने दी थी, जोएल डीन ने, जिनको क्या भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है इनको, फाउंडर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जो मैंने याद करवा दिया आपको, क्योंकि बहुत सिंपल है। वो क्या बोलता है जोएल डीन, एकदम हिंदी में अगर मैं बोलूँ उसको, तो वो बोलता है कि हम क्या करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं इन बिजनेस की पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ताकि जो हमारी स्केयर रिसोर्सेज है उसको हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में क्या कर सके, यूज कर सके।
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। मैंने बोला था, सिर्फ ये याद रख लेना कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कंपोनेंट है किसका, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का, क्योंकि वो कुछ एप्लीकेशन जस्ट लाइक रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, कैपिटल बजटिंग, बीईपी, कॉस्ट एनालिसिस, जिसमें मैंने बोला था कि मतलब मेरे से मत पूछना, लीनियर प्रोग्रामिंग CFNL का कंसेप्ट है। हाँ, रिग्रेशन एनालिसिस हम स्टैट्स में पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए थे और सीए इंटर में पढ़ते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना जो पॉइंट पे ना आपको कोई नुकसान हो रहा है ना आपको कोई फायदा हो रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशन जो सिचुएशन आपकी प्रॉफिट और लॉस जीरो है, मतलब जितनी आपको कॉस्ट लग रही है उतना ही आपका पैसा वहां से रिकवर हो रहा है, मतलब जितना मेरे को आपको पढ़ाने के लिए खर्चा लग रहा है उतना ही पैसा मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ। दैट मीन्स अ सिचुएशन जहां पे मेरा कोई भी प्रॉफिट या कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट कंसेप्ट ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको और चीज याद रखने को भी बोली थी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज मार्जिनल इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज को बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल बोल दिया, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिकॉज ये क्या करता है, ये इंटीग्रेट कर देता है, मिला देता है इकोनॉमिक्स थ्योरीज को बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ। देखो, अगर तुम सिर्फ इकोनॉमिकल थ्योरीज की बात करो तो ये इकोनॉमिक की थ्योरीज बहुत ज्यादा अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, यानी हर चीज में, हर कंसेप्ट में ये लोग बोल देते उठा के हम मान लेंगे, हमने ऐसा मान लिया। व्हाट इज मीन बाय अजम्पशन, हम ऐसा मान लेते हैं, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो ये अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है, ये इकोनॉमिक थ्योरीज को बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ क्या करता है, इंटीग्रेट कर देता है, जिसकी मदद से हम इसका अच्छा खासा क्या उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। दैट्स इट, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूँ, सर रोज ही थ्योरेटिकल रहता है हाँ, लेकिन आज थोड़े टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सो मेरे साथ चलेंगे प्लीज़। चलो नेक्स्ट आता है कि नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या क्या है। कुछ थ्योरीज वगैरह दी हुई है, एक एक थ्योरीज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दी हुई है ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज अंडर, दैट इज ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। क्या है ये ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस, क्या बोलता है देखते हैं। इकोनॉमिक थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल, सिंपलिस्टिक इन कैरेक्टर एज दे आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक मॉडल्स बिल्ड्स ऑन सिंप्लीफाइंग अजम्पशन। बोलता है कि इकोनॉमिक थ्योरीज जो है वो हाइपोथेटिकल है, सिंपलिस्टिक है कैरेक्टर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के ऊपर क्या है, बेस्ड है। सो यूजुअली देयर इज अ गैप बिटवीन propositions of economic theory and happening in the real world। बोले एक गैप क्रिएट हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइंग assumptions के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक है और हाइपोथेटिकल है बहुत, ठीक है। ये इकोनॉमिक थ्योरीज आर वेरी हाइपोथेटिकल, ऐसा वो बोल रहा है, और ये क्योंकि बहुत ज्यादा assumptions के ऊपर बेस्ड है तो इसी वजह से, मतलब हर चीज में assumptions के ऊपर बेस्ड है, हाइपोथेटिकल है, मतलब क्या हो गया, हर चीज में ये लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये ऐसे ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर थोड़े बहुत भी साइंस वाले लोगों को तो नहीं समझ में आएगा मेरी बात, लेकिन कॉमर्स वाले अगर लोग होंगे तो उनको थोड़ी बहुत तो ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि साइंस वालों को ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ, कॉमर्स वालों को आएगा कि डिमांड और सप्लाई में अगर आपको याद होगा तो वो लोग हर जगह पे हम मान लेंगे कि टेस्ट चेंज नहीं हुआ, हम मान लेंगे कि प्राइस चेंज नहीं हुई, हम मान लेंगे कि ये नहीं हुआ, हम मान लेंगे कि वो नहीं हुआ। मतलब कोई भी निष्कर्ष, कोई भी डिसीजन पे आने के पहले अगर थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो वो क्या कर देता है, बहुत ज्यादा अजम्पशंस ले लेता है, बहुत ज्यादा क्या ले लेता है, अजम्पशंस ले लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से क्या हो जाता है, देयर इज अ गैप बिटवीन propositions in the economic theory and happening in the real world। तो रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो और इकोनॉमिक थ्योरी, इनके बीच में यार बहुत बड़ी गैप क्रिएट हो जाती है। इकोनॉमिक थ्योरी कुछ और ही बोलती है और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और ही होता है। सो देयर इज अ गैप बिटवीन दिस टू। ये गैप को फिल करने का काम, ये गैप को मिटाने का काम कौन करता है? ये गैप को मिटाने का काम करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली बहुत व्यवहारिक, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच, प्रैक्टिकल लाइफ रियलिस्टिक अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये काम करता है गैप फिल करने का, गैप मिटाने का बिटवीन द इकोनॉमिक थ्योरी और जो एक्चुअल रियल इकोनॉमी, रियल वर्ल्ड में होता है उन चीजों के बीच में। तो हम लोगों को वो गैप कैसे मिटानी है वही तो आगे जाके सीखना है। सो यूजुअली देयर इज अ गैप बिटवीन
proposition of economic theory and happening of real world in which the manager make decision. Business economic enables the application of economic logic and analytical tool. बिजनेस इकोनॉमिक आपको हेल्प करता है कि आप इकोनॉमिक लॉजिक और एनालिटिकल टूल लगा के ये गैप को क्या कर दो, ब्रिज कर दो। मतलब इन दोनों के बीच में बिजनेस इकोनॉमिक एक ब्रिज का काम करता है। किसके बीच में, मेरे 3 हाथ नहीं है, नहीं तो बता देता। एक इकोनॉमिक थ्योरी एंड दूसरा आपका प्रैक्टिकल लाइफ। एक इकोनॉमिक थ्योरी, दूसरा एक प्रैक्टिकल लाइफ, बीच में ये क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। कौन? हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज ब्लेंडिंग थ्योरी सेइंग? ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस सिंपल बात करता है कि इकोनॉमिक थ्योरीज जो है वो बहुत ज़्यादा, मेरे साथ रिपीट करेंगे, ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्या बोलता है? ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस सेज दैट कि इकोनॉमिक थ्योरीज जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल और सिंपलिस्टिक कैरेक्टर की है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। क्यों ऐसा बोलता है? क्यों हाइपोथेटिकल है? हाइपोथेटिकल तो बोल रहा है तो भाई कोई कारण वारण है क्या इसका? हाँ, कारण है, बिकॉज ये क्या है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और क्योंकि ये सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, हाइपोथेटिकल है, इस वजह से प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या होता है और प्रपोजिशंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी क्या क्रिएट हो जाती है, गैप क्रिएट हो जाती है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल के बेसिस पे, इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल के बेसिस पे, इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल के बेसिस पे, इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिकल टूल की मदद से ये गैप को ब्रिज करने का काम करता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल को ब्रिज करने का बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, काम करता है। क्यों मैं जानबूझ के इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि क्यों बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि बेटा एमसीक्यू उठा के कुछ कहीं से भी पूछ डालेंगे वो। अरे बात समझ में, वो उठा के कुछ भी पूछ डालेंगे एमसीक्यू में, तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। मैं चाहता तो मैं 2 मिनट में आगे बढ़ जाता था, मैं चाहता तो सेकंड पॉइंट भगा देता था, फर्स्ट पॉइंट भगा के सेकंड पे शिफ्ट हो जाता था। जब जैसा मैं नहीं कर रहा हूँ ना, मार्किंग करा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वैसा ही आपको घर पे पढ़ते समय भी करना है, ठीक है। भागने की कोशिश करोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स इकोनॉमिक्स में नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। हमेशा डर और कंफ्यूजन रहेगा, क्लियर। तो जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें, जब जो लेक्चर टेक्निकल रहेंगे वो थोड़े से धीरे रहेंगे, जो नॉर्मल लेक्चर्स रहेंगे जहाँ पे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा वो थोड़े से लंबे एज इन लंबे चलेंगे, ठीक है। प्रैग्मेटिक अप्रोच। अब प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? बोलता है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। व्हाट इज मीन बाय प्रैग्मेटिक? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। दैट मीन्स उसका मतलब होता है प्रैग्मेटिक। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज रियलिस्टिक, दैट मीन्स प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ठीक है बात। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल एनालिसिस इकोनॉमिक फिनोमिना अंडर सर्टन स्पेसिफाइड अनरियलिस्टिक अजम्पशन। बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, बोले बहुत माइक्रो इकोनॉमिक एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बहुत प्योरली थ्योरेटिकल है और बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेके वो बैठा है। मतलब वो अजम्पशन जो लेता है, व्हाट इज मीन बाय अनरियलिस्टिक, व्हाट इज मीन बाय अनरियलिस्टिक अजम्पशन? भाई वो जो अजम्पशन लेते हैं दैट इज नॉट रियल, दैट शुड, वो रियल लाइफ में जब आप डिसीजन लोगे, रियल लाइफ में जब मैनेजर डिसीजन लेगा तो उस टाइम पे वो चीजें पॉसिबल नहीं है, तो वो बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउएवर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज pragmatic in its approach as it tackles the practical problem which the firm faces in the real world। भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है रियल वर्ल्ड के साथ मैच करके। Are you getting my point? What is meant by pragmatic then? Pragmatic means it is realistic in nature, in व्यवहारिक जो हम बोलते हैं, ठीक है, practical in nature। Are you getting my point? अच्छा, ये थर्ड वाला पॉइंट चिल्लर है कि इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। एंड व्हाट इज मीन बाय दैट इंटरडिसिप्लिनरी? इंटरडिसिप्लिनरी इज इंटर इन नेचर एज इट इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स लाइक मैथमेटिक्स, OR, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स। बेसिकली वो बोल रहा है कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, ये बहुत इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिक्स में बातें है बस वही बातें करेंगे, ये दूसरे जो सब्जेक्ट्स है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ऑपरेशन रिसर्च हो, चाहे मैनेजमेंट थ्योरी हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे इकोनॉमेट्रिक्स हो, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स हो, प्योर इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, वहाँ से भी ये क्या करता है, चीज़ें लेता है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये इसने जो बोला वही चीज़ें है, ये सारी चीज़ों से क्या करता है, रिलेट करता है। तो ये अपने जो टूल्स है वो सब इनकॉर्पोरेट ये फील्ड से भी क्या करता है। फोर्थ पॉइंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और इज एन आर्ट।
बड़ा क्वेश्चन है ये, दिमाग में आता है कि बोले बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है या बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट्स है। तो प्रैक्टिकली पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑल्सो एंड इट इज आर्ट ऑल्सो। अब पता है इस क्वेश्चन के आंसर के पहले ना थोड़ा सा तुम्हारी फिरकी लेना बनता है। मेरे को जरा इतना सोच के बताओ, ये साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब क्या है? आर्ट छोड़ दो, साइंस का मतलब क्या होता है? तुमने कक्षा 10 तक साइंस पढ़े ना, साइंस का मतलब क्या होता है? क्यों हम साइंस पढ़ते हैं? क्या है साइंस? काय की स्टडी करता है साइंस? छोड़ दो इनको सबको, बताओ, जस्ट तुमसे जानना चाहूंगा मैं, क्या होता है ये साइंस? किस चीज की स्टडी करता है ये? पता तो होना चाहिए यार, इतनी चीजें तुम्हारे को एकदम चिल्लर चिल्लर चीजें। क्या होता है ये साइंस? बोलो बेटा। साइंस का सिंपल मतलब होता है साइंस स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस क्या करता है, साइंस का काम क्या होता है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करना। मैं नहीं जानता हूं साइंस ज्यादा भाई, मैं कोई साइंस वाला बंदा नहीं हूं, बट एक मैं जनरलाइज फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि ऐसा हुआ तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, ये अगर कॉज है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये साइंस क्या करता है? स्टडी करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, साइंस जो है वो बेसिकली इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप, कॉज और इफेक्ट की स्टडी कर सके। तो बेसिकली यहां पे भी वही बोलता है वो कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेसिकली साइंस जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या करता है? स्टैब्लिश करता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट दी टूल ऑफ डिसीजन साइंसेस लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स विद इकोनॉमिक थ्योरी टू अराइव एट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब ये क्या करता है? बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट करता है अदर फील्ड्स को भी, ताकि आप स्ट्रेटेजी फॉर्म करके अपने बिजनेस गोल को क्या कर सको? अचीव कर सको। तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं कॉज और इफेक्ट की स्टडी क्या करता है? कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी बिजनेस इकोनॉमिक्स भी करता है। वो सिंपली ये करता है कि बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट कर देता है डिसीजन में किस चीज को? मैथमेटिक्स को भी, साइंस को भी, इकोनोमेट्रिक्स को भी, इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ, ताकि वो एक प्रॉपर डिसीजन पे अराइव हो सके, जिसकी वजह से बिजनेस एंटरप्राइज का गोल क्या हो सके? अचीव हो सके। ऐसा तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। इतना ही ज़्यादा में ज़्यादा पूछा जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस और नॉट। मतलब जितने एमसीक्यूज मैं देखता हूँ इसके ऊपर, इसके आसपास ही एमसीक्यूज रहते हैं, ठीक है, बट स्टिल हमको पता होना चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसलिए भी साइंस बोला जाता है कि बिकॉज ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है साइंटिफिक मेथड्स एंड एम्पिरिकल टेस्ट वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट। मतलब ये बस सिंपल इतना याद रख लो कि बेसिकली ये क्या करता है? साइंटिफिक मेथड्स वगैरह यूज करता है। अच्छा, इसको आर्ट भी बोला जाता है क्योंकि बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एन आर्ट एज इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर अटेनमेंट ऑफ दिस सेट ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी यूज़ करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है ताकि हमारे जो रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, हमारे सेट ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके? वो अटेंड कर सके। तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस भी बोला जाता है और क्या भी बोला जाता है? आर्ट भी बोला जाता है। तो सर हमको कितना याद रखना है इन दो पैराग्राफ में से? सिर्फ दो चीज़ें। पहला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, वाई? बिकॉज इट स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एज इट इंडिकेट द डिसीजन बिटवीन, चलो इतना भी याद रख ले तो चलेगा, स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, और साइंटिफिकल मेथड्स। Why business economics is art? Because it involves practical application of rules and principle for the attainment of set objective. Art is involved क्योंकि आर्ट किसको बोलते हैं? प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को आर्ट बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो रूल्स और प्रिंसिपल्स का, ताकि हमारा जो सेट ऑब्जेक्टिव है, जो हमने डिसाइड करा वो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड अ सेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसको हम क्या कर सके? फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। तो उसी को कहा जाता है अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। Are you getting my point? तो business economics is also called as science and business economics is also called as art. मैंने पहले ही बोला था आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल रहने वाला है, मैंने पहले ही बताया था। खैर कोई बड़ी बात नहीं, हम पूरी चीज़ वापस से रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ब्लेंडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस का मतलब क्या था? ब्लेंडिंग थ्योरी क्या बोलती थी कि जो इकोनॉमिक थ्योरीज है वो इकोनॉमिक थ्योरीज बहुत हाइपोथेटिकल और सिंपलिस्टिक अपने कैरेक्टर में है, और क्योंकि ये सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस लेती है, ठीक है, इस वजह से जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें होती है एंड जो
जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें होती है और जो इकोनॉमिक थ्योरीज में बातें बोली जाती है उनके बीच में बहुत अंतर आ जाता है, गैप आ जाती है, दूरियां क्रिएट हो जाती है। मतलब आप बोलते कुछ और हो इकोनॉमिकल थ्योरी में, क्योंकि आप वहां पे भरपूर अजम्पशंस लेते रहते हो जिसका प्रैक्टिकली कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, और एक्चुअल लाइफ में कुछ और ही होता है। तो मैनेजर जो एक्चुअल लाइफ में डिसीजन लेता है तो बेचारे को इकोनॉमिक थ्योरीज यूज करने में काफी क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरीज बहुत ज्यादा अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो उसने फिर यही बताया कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है बेसिकली वो क्या करता है, गैप फिल करता है, गैप बन के काम करता है, ब्रिज बन के काम करता है इन दोनों के बीच में, इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। दूसरा हमने बोले कि इट इज प्रेगमेटिक इन अप्रोच। व्हाट इज मीन बाय प्रेगमेटिक? प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अगेन अ प्रेगमेटिक इन अप्रोच। अनलाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अपने क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन हम अगर प्रेगमेटिक अप्रोच की बात करें जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट इन प्रेगमेटिक इन अप्रोच, ठीक है, वो अनरियलिस्टिक है, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रेगमेटिक इज अप्रोच, मतलब ये क्या है, रियलिस्टिक है, क्लियर, इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब दूसरे डिसिप्लिन से भी क्या करता है, टूल्स लेता है। Business economics is also called as science and also called as arts. Why science? Because it studies always cause and effect relationship and also scientific methods use करता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने रूल्स का करता है, प्रिंसिपल्स का करता है, ताकि जो डिफाइंड सेट ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या कर सके, वो अटेंड कर सके। देखो अपनी लैंग्वेज में बोलते हो ना जब तुम लोग, तो चीज़ें याद होती है, उसको फिर आप 2 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो काहे में, इंग्लिश में, ठीक है। देखो समझने का मतलब क्या होता है, हम उसकी गहराई समझे कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या जाती है, हम समझने की कोशिश भी इंग्लिश में करते हैं, जो लैंग्वेज पे हमारी पकड़ कम होती है। किसी किसी की बहुत अच्छी होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको एक कॉमन भाषा में बोलो, आम भाषा में बोलो, ताकि तुम लोग इसको इजीली क्या कर पाओ, याद रख पाओ। समझ में आ रही बात? आ गया। खैर इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन कल के लेक्चर में होने वाला है, लेकिन फिर भी आज डिस्कशन कर ही लेते थोड़ा बहुत। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो यूज करता है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का बेस, वो यूज करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का बेस यूज करता है, ठीक है। और क्या बोलता है, अ बिजनेस मैनेजर इज यूजुअली कंसर्न अबाउट द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज फर्म so as to ensure long term survival and profitable functioning of the firm। आपको इतना तो थोड़ा बहुत पता ही होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल पार्ट सिंगल इंडिविजुअल, इसकी स्टडी करना, इसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। साइंस वालों कोई बात नहीं, तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, कल के लेक्चर ही इसके ऊपर बेस्ड है पूरा, माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह कल के लेक्चर में बताऊंगा और उसके आगे की चीज़ें बताऊंगा, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो आज के लेक्चर में थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कर लेना माइक्रो और मैक्रो को, अगर साइंस वाले हो तो, ठीक है। या हम एक काम करते हैं, रेदर इस चीज़ को हम कल ही करते हैं ताकि आपको अकल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हम आज आगे वाला पॉइंट कर लेते हैं क्योंकि इनको लंबा चौड़ा डिस्कशन का समय लगता है, तो कल ये भी हम कर लेंगे, ये पैराग्राफ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आफ्टर दिस माइक्रो और मैक्रो। थोड़ा कॉमर्स वाले और तुम भी आज एडजस्ट कर लो, क्या है कभी कभी चलता है यार, तुम्हारे भाई बहन है, वो दोस्त है, ठीक है, उन लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी माइक्रो मैक्रो समझने में। तो पहले माइक्रो मैक्रो का मतलब मैं समझा दूंगा, फिर उसके बाद उनको माइक्रो और मैक्रो क्या रोल प्ले करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये भी समझा देंगे, ठीक है। वैसे ही आज का लेक्चर बहुत टेक्निकल है तो फालतू बच्चों को एकदम लोड आ जाएगा सर पे, सर दुख जाएगा उनका। सो बेटर है कि हम आराम से करते हैं। एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस इकोनॉमिक यूजेज द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो क्या यूज करता है, थ्योरी ऑफ मार्केट और प्राइवेट एंटरप्राइज, ठीक है। इट यूजेज द थ्योरी ऑफ फर्म रिसोर्सेज एलोकेशन बैकड्रॉप ऑफ अ प्राइवेट एंटरप्राइज। बेसिकली ये क्या करता है ना, बिजनेस इकोनॉमिक एक प्राइवेट एंटरप्राइज की थ्योरीज यूज करता है, प्राइवेट एंटरप्राइज फर्म इनको ध्यान में रख के क्या करता है, सारे डिसीजंस लेता है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, चिल्लर था 6 पॉइंट इग्नोर, मतलब खास काम का नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना ये हम आगे इसी चैप्टर के बी पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला ही नहीं कुछ इसके बारे में। और चैप्टर में ऐसी बहुत जगह आएंगी जब हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो डोंट टेक टेंशन। मतलब इस चैप्टर का जो बी पार्ट रहने वाला है, जो मे बी परसों वगैरह चालू होगा मे बी, ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम परसों हो सकता है चालू ये। तो ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमको यही डिस्कस करना है, दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो बोलोगे सर ने बताया नहीं। कैपिटलिस्टिक क्या है, सोशलिस्ट क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, उसके मेरिट डीमेरिट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करना है।
तो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, इसीलिए अभी इसको यहाँ पे डिस्कस ना करते हुए आगे डिस्कस डिटेल में करूँगा, क्योंकि पूरा बी पार्ट इसके ऊपर दिया हुआ है, नहीं तो फालतू आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, सो पहले बता दे रहा हूँ कि ये वाला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे माइक्रो और मैक्रो के साथ। कल लिखा है मैंने, कुछ और नहीं लिखा है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव और व्हाट इज मीन बाय नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर साइंस और ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव साइंस। और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव साइंस का, ये प्योर साइंस का मतलब होता है, पॉजिटिव साइंस ओनली एक्सप्लेन्स व्हाट इज, और नॉर्मेटिव साइंस ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट ऑट टू बी। सर दोनों का मतलब समझो क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है आपको, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का काम है वो बताता है, डिस्क्राइब करता है कि ये ऐसा है, ये लड़का है, ये लड़का ऐसा है, इसके बाद 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, ठीक है, 1 मुंह है, दिमाग है, थोड़ा कम है, ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्क्राइब करने का मतलब हो गया। ये कौन करता है डिस्क्राइब करने का काम? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करता है। ये कौन करता है डिस्क्राइब करने का काम? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे दिमाग नहीं लगाता है, वो सिर्फ इतना बता देता है कि ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोल रहा, सॉरी, पॉजिटिव साइंस जो है वो क्या कर देता है, बता देता है कि भाई ऐसा 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 है, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। क्या होना चाहिए वो कौन बात नहीं करता, पॉजिटिव साइंस बात नहीं करता। पॉजिटिव और प्योर साइंस उसकी बात नहीं करता। पॉजिटिव और प्योर साइंस जजमेंट की बात नहीं करता, जजमेंटल बातें नहीं करता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये कौन बात करता है? नॉर्मेटिव साइंस। सो पॉजिटिव साइंस और प्योर साइंस बेसिकली describes the things, and normative science basically evaluates the thing कि ये कैसा होना चाहिए। ये लड़का है, इसके बाद 2 आंख 2 कान तो है, साथ में दिमाग भी होता तो क्या बात होती, दिमाग भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। मतलब बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मेटिव साइंस इज जस्ट लाइक अ डॉक्टर। वो क्या कर रहा है? प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है, मतलब प्रिस्क्राइब कर रहा है, मतलब बता रहा है कि क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट कर रहा है। बट प्योर साइंस की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव साइंस की बात करूं, तो वो इवैल्यूएट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर देता है? डिस्क्राइब कर देता है। तो क्या बात बोलता है यहां पे देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स बोले क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स है एक नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। आप नॉर्मेटिव भी बोल सकते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हैं। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करता है, और क्या होना चाहिए, किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कौन बात करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स बात करता है। दैट मीन्स इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल विथ रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, आपको किस तरीके से इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है अपनी बिजनेस की पॉलिसी बनाने के लिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब होता है पॉलिसी बनाना, डिसीजन मेकिंग में, या फ्यूचर की अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें। तो वापस से मैं समझा रहा हूं, आराम से समझना। देखो 2 वर्ड है, पहला है पॉजिटिव साइंस, दूसरा है नॉर्मेटिव साइंस। जब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव साइंस की, तो पॉजिटिव साइंस क्या करता है? डिस्क्राइब करने का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ बताता है कि क्या है, व्हाट इज। ठीक है भाई, मेरे पास ये है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, दैट्स इट। क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, ये पॉजिटिव साइंस नहीं बताता। ये कौन बताता है? नॉर्मेटिव। तो दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ चीजें, पॉलिसीज डिस्क्राइब कर देता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है, या वो हमारे सॉल्यूशन के लिए हेल्प करता है? तो आंसर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो हेल्प करता है। इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। इट सजेस्ट द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, विथ रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि भाई किस तरीके से हम पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में हम किस तरीके से इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को, इकोनॉमिक थिंग्स को। सर ये बार बार तो मैं बोलते रहता हूँ ना, इकोनॉमिक टूल्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ये सारे 2nd, 3rd, 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन क्योंकि 9 से 12 मार्क का है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि मैं घुस घुस के पढ़ाऊँ। अरे बात समझ में? हाँ, खैर, तो ये क्या करता है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को किस तरीके से आपने यूज करना चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, डिसीजन मेकिंग में और फ्यूचर प्लानिंग में, वो आपको बताता है। हाउएवर इफ द फर्म आर एस्टैब्लिश वैलिड डिसीजन रूल्स, दे मस्ट थोरोली अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट।
अपने बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऐसी हर चीज़ें, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेसेस को अफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आपके बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीज़ें फर्म ने क्या करनी चाहिए, पहले खुद निकालनी चाहिए। दिस रिक्वायर द स्टडी ऑफ पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थ्योरी। मतलब एक फर्म के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो पहले अपने बारे में चीज़ें सारी जान ले, अपने आप को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर ले कि उसको किस किस से प्रॉब्लम हो सकती है। देखो पॉजिटिव और प्योर साइंस डिस्क्राइब्स, तो डिस्क्रिप्शन भी निकालना जरूरी है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। भले बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, बट फर्म को खुद को भी अपने बारे में चीजें पता होनी चाहिए, अपने बारे में चीजें पता होनी चाहिए जिन चीजों की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट फर्म का काम है कि पहले वो क्या कर ले, अपने बारे में एक पॉजिटिव और डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर ले, ठीक है, ताकि तभी तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे ना। अब मेरे को बच्चे पूछते हैं, सर मेरे को ये हो रहा, सर मेरे को वो हो रहा, सर मेरे को समझ में नहीं आया, सर मेरे को वैसा, तो मैं बोलता भाई क्या समझ में नहीं आया, तू बता तो मेरे को, समझ रहे बात, नहीं समझ रहे, तू बता तो सही कि क्या समझ में नहीं आया, क्या डाउट है, कौन से पॉइंट पे डाउट है, कौन से वाले वर्ड पे डाउट है। आई एम नॉट सेइंग किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो वैसे ही ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस को पहले अपने बारे में चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन मतलब नॉर्मेटिव ढूंढ पाएंगे। तो फर्स्ट बिजनेस को पॉजिटिव साइंस की मदद से, डिस्क्रिप्टिव साइंस की मदद से अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो चीजें उसको अफेक्ट करती है, ठीक है, उसके बाद ही सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा। So thus business economics combines both the essentials of positive and normative theory that emphasize the being more on former later than the positive। हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों की चीज़ें, दोनों के एसेंशियल यूज़ करता है, लेकिन ज़्यादा वो यूज़ करता है नॉर्मेटिव को। यहाँ पे बोला दी एम्फेसाइज मोर ऑन फॉर्मर, मतलब ज़्यादातर वो नॉर्मेटिव की बात करता है, लेकिन यस वो पॉजिटिव की भी बात करता है, पॉजिटिव की भी बात देखना जरूरी है। सो व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब हो गया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिंपली एक्सप्लेन्स व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। Are you getting my point? Normative talks about what ought to be. Positive science generally describes the things. Normative science generally evaluates the thing. पेपर में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. Positive science is descriptive in nature. Normative science is a prescriptive in nature. Positive science or pure science analyze cause and effect relationship between variables, but it does not pass the value judgment. पॉजिटिव साइंस बेसिकली क्या करता है? पॉजिटिव साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी जो करता है, देखो अपने बारे में स्टडी करना, ये वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करना, इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना, ये स्टडी तो करता है वो, लेकिन कोई जजमेंट पास नहीं करता है। नॉर्मेटिव साइंस इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। सो स्केयर रिसोर्सेज हाउ आर टू बी एलोकेटेड टू ऑब्जेक्टिव विच कैन बी कंसिडर्ड गुड एंड रीजनेबल। ठीक है, कहाँ पे हमने स्केयर रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, किस तरीके से हमने स्केयर रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, ठीक है, क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है, ये चीज़ों के बारे में नॉर्मेटिव साइंस क्या करता है, बात करता है। वापस से सिंपल सी बात, बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी जनरली जो नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर अगर तुम मेरे को पूछोगे तो इट इज नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो पेपर में एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, बट इट यूजेस बोथ प्रिस्क्रिप्टिव एज वेल एज प्रिस्क्रिप्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, मतलब नॉर्मेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है, दोनों को ये क्या करता है, यूज करता है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब नॉर्मेटिव साइंस, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, अपने बारे में बताना, दैट इज पॉजिटिव साइंस। ठीक है, दोनों को यूज करता है, लेकिन ज्यादा ये नॉर्मेटिव को क्या करता है, यूज करता है। नॉर्मेटिव का मतलब व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब क्या है। ठीक है, नॉर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव का मतलब वो डिस्क्राइब करना, और नॉर्मेटिव का मतलब वही डिस्क्रिप्शन को इवेल्युएट करना। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव, और उसी डिस्क्रिप्शन का प्रिस्क्रिप्शन देना, उसको प्रिस्क्राइब करना कि क्या होना चाहिए, उसके ऊपर वैल्यू जजमेंट पास करना, ये किसका काम है, नॉर्मेटिव का। वैल्यू जजमेंट कौन पास नहीं करता है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं पास करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं पास करता है। आइए क्या बात समझ में कि ऊपर से जा रहा है। मैं बोला ना आज का लेक्चर थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए माइक्रो को मैंने कल रखा, इजी है, कल फटाफट हो जाएगा वो, उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में, लेकिन नॉर्मेटिव समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। तो आज हमने सारी टेक्निकल चीज़ें निपटा ली है, मेजॉरिटी टेक्निकल हमारी आज चीज़ें हुई है। ठीक है, हजम करने में तुमको समय लगेगा, लेकिन रिवाइज कर लेना, कल एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा आते से ही। ठीक है, एकदम ज़्यादा लंबा खींच डालूंगा तो उल्टी कर दोगे,
ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा 5 मिनट पहले ही छुट्टी दे देंगे। ऐश करो, जाओ जी लो ज़िंदगी, 5 मिनट पहले ही लेक्चर बंद करेंगे आज, जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है, क्योंकि आज बहुत गर्म वाली चीज़ें पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। बट इट इज़ वेरी इजी, अगर हम मैंने जिस तरीके से पढ़ाया ना उस तरीके से आप पढ़ोगे तो इट इज़ वेरी इजी, लिटरली इजी। बस एक बार घर जाके थोड़ा सा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आज आराम से थोड़ा सा तसल्ली से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। प्रैग्मेटिव मतलब रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो घर जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।